तो सफीदो आप आए हो, आपका स्वागत है आपके अपने घर क्षेत्र में। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरी सफीदो जन्मस्थली है, बचपन यहीं बीता है, 14 साल तक यहीं रहा हूँ, 9 तक यहीं पढ़ा हूँ। अब जन्मस्थली पे आना किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं सब। और मेरे चाचा जी का परिवार यहीं है। शादी में आया था मैं, राजकुमार जी की बेटी थी। उस वक्त तो सब ने आग्रह किया दोबारा आइए, मैंने कहा जनवरी में रख लीजिए, कोई प्रोग्राम आएंगे। आज अग्रवाल समाज सफीदों ने कार्यक्रम रखा। अग्रवाल समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, अब तो विदेशों में भी बहुत फैले। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर अगर हम चलें तो दुनिया में कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, सबका जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। पहले राजा थे जिन्होंने कहा मेरे शहर में जो भी आएगा, मेरी रियासत में जो भी आके बसेगा, उसको 1 रुपया 1 ईंट प्रत्येक परिवार का लोग देकर उसको बसाएगा, उसकी सहायता। आज वो चीज़ें नहीं रहेगी, आज खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अग्रवाल समाज इस मामले में अग्रणी है। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, धर्मशालाएँ बनी मिलेंगी, अग्रवालों की बनी मिलेंगी, स्कूल मिलेंगे, महाराजा अग्रसेन के स्कूल मिलेंगे, गौशालाएँ मिलेंगी, महाराजा अग्रसेन की मिलेंगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, महाराजा अग्रसेन के नाम से मिलेंगे। ये समाज अपनी नेक कमाई से कुछ न कुछ निकाल कर समाज के लिए खर्च करता है। और ये जो खून है महाराजा अग्रसेन का हमारी सबकी नसों में, वो हमको प्रेरणा देता है कि समाज सेवा के काम करें। और आज उसी समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आया। साहब, आज आप जिस प्रकार से अग्रवाल समाज इस प्रकार के जो कार्यक्रम, आज क्या जरूरत पड़ गई, युवाओं को क्या इसमें संदेश रहेगा? खासकर युवाओं को यही संदेश रहेगा, बाकी तो मैं वहाँ बोल दूँगा, आपको यही कह रहा हूँ सिर्फ एक लाइन में कि युवा पीढ़ी एक होड़ लगी है सब कुछ जल्द पाना, जल्द पाने की चेष्टा ना करके अपना ज्ञान बढ़ाकर अपने पैर जमा कर आगे बढ़ना। सर, आज किसान, आपकी सरकार भी है दिल्ली, और दिल्ली में लोग खासकर जो किसान है वो बैठे हैं, तो इस किसान आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हो? किसान आंदोलन शुरू में ही दब गया होता। केवल इनकी एक मांग थी केंद्र सरकार से कि एमएसपी इसमें जोड़ दी जाए। अब ये लंबा विषय हो जाएगा। उस वक्त केंद्र सरकार ने वो मानी नहीं, आंदोलन धीरे धीरे जड़ जमाता चला गया और आज उसने व्यापक रूप ले लिया। इसमें कई क्वेश्चन है, मैं पूरा पढ़ा है, तीनों बिल पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये है, जब देश आपातकाल स्थिति में था, कोरोना से जूझ रहा था, वो 5 जून कोरोना से त्राही थी, पीक पर था, उस वक्त अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों लाया गया अध्यादेश? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शांतिपूर्वक उसको किसानों से डिस्कस किया जाता, फिर बाद में लाया जाता। दूसरा बात, आपने तीनों बिल पढ़े या नहीं पढ़े मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन एक बिल में जो विशेष रूप से है, छूट दे दी होल्डिंग की, फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन नहीं है वो भी खाद्य पदार्थ की, जैसे दूध है, उससे बने हुए पदार्थ हैं, सब्जियां हैं। ये जो छूट दी गई है, कोई भी व्यक्ति कितने स्टोर कर सकता है? मेरी कैपेसिटी 1000 टन ये मैं 1000 टन कर लूँगा, मेरी कैपेसिटी 10,000 टन है, 10,000 टन। ये कहाँ तक उचित है? ये किसानों को नहीं, उपभोक्ताओं को बाद में समझ में आएगा। प्याज 150 रुपये किलो बिक गया था। क्यों बिका प्याज 150 रुपये किलो? क्योंकि
क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में स्टोरेज की कैपेसिटी चली जाती है, तो जब कमी होती है तो फिर मनमर्जी करते हैं। ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत खतरनाक है, उतना किसानों के लिए नहीं। किसानों की अगर बात करें एमएसपी का, मैंने पहले ही कह दिया, एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। आप कम तय करें या ज़्यादा तय करें, कानून बन के एमएसपी का, गेहूं का क्या रेट तय करना मुझे मालूम नहीं, मैं उस पर बोलूँगा, लेकिन जो सरकार तय कर दे उसको सख्ती से लागू करें। मैं बाजार में एक चीज़, कोई भी क्रीम की डिब्बी लेने जाता हूँ, उस पर एमएसपी लिखी है, उससे कम मिलेगी नहीं। क्रीम की डिब्बी, एक लिपस्टिक जिसका कोई योगदान नहीं, शरीर के लिए जरूरी नहीं है, वो एमएसपी से कम नहीं मिलती। किसानों को गेहूं एमएसपी से कम क्यों बिक जाता है? दूसरी ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको समझना पड़ेगा। आज भी हम मंडी में बैठे हैं, किसानों का काम आता है सारा, एमएसपी किसी को मिल रही है तो बता दीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आ गई है, आप कॉन्ट्रैक्ट खेती दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, होना चाहिए। देश के विकास में कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है पैदावार को बढ़ाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि मैं किसान हूँ, आप खरीदार हैं, मेरे और आपके बीच में समझौता हो गया कि मैं सारी खेती गेहूं की आपको दूंगा, जितनी मेरी एकड़ जगह है। उसमें कहीं भी डिस्प्यूट खड़ा हो गया किसी भी प्रकार से, तो उसका समाधान कौन करेगा? एसडीएम। एसडीएम से ऊपर उसको जाने का हक छीन लिया, कौन सा कानून है ये? एसडीएम को एक थप्पड़ मारे उठ नहीं पाता, हर कोई गली का आदमी भी जाता नेता एसडीएम को झाड़ लेता, क्या कहता है एसडीएम? ये जो तीसरा विषय है ये भी बहुत गंभीर है, इसलिए भी किसान परेशान है। ये तीन चीजें जो मुझे लगती हैं, ये उनकी मांग जायज है, स्टोरेज की कैपेसिटी घटे, सर आप एमएसपी लागू हो, तीसरा कानून का सहारा जो लेना है, वो बाकी सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं हम, इस मामले में क्यों नहीं? सर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से दिल्ली तक का सफर जो आपका रहा है, किस तरह का सफर रहा? देखिए, मैं यहाँ सफीदों में मेरे पिताजी आड़त का काम करते थे, थोड़ा अग्रेसिव होके रहते थे, मंदिर के प्रधान भी रहे यहाँ के। यहाँ के अनाज की मंडी में आज तो मुझे मालूम नहीं, 2 फसलें आती थी, खरीफ और रबी की, उसके बाद खाली होते थे, सारा दिन टेलीफोन पे बैठे रहते थे, सट्टा खेलते थे। अब पता नहीं है या नहीं। और उस सट्टे में बहुत लाले यहाँ के बर्बाद हुए, मेरे पिताजी उनमें से एक थे, मेरे दादाजी थे। फिर हम दिल्ली चले गए, वेलकम कॉलोनी में, वहाँ एक झोपड़ी में, वेलकम कॉलोनी बेला रोड से उठ करके वहाँ गई थी, 25-25 गज की झोपड़ियाँ प्लाट थे, उनमें एक छोटी किराने की दुकान की। वहीं से मेरा अध्ययन हुआ गांधी मेमोरियल स्कूल में, हायर सेकेंडरी किया दुकान चलाते हुए। हंसराज कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। ये मेरा सफ़र है। ICW में मैंने एडमिशन लिया कोस्ट अकाउंटेंसी में, लेकिन आपातकाल ने सब बर्बाद कर दिया, पूरा घर, पूरी एजुकेशन सब खत्म हो गया। पिताजी, मेरे 2 छोटे भाई जेल में मर थे, मैं अंडरग्राउंड था। 1993 में भी आप सरकार के नुमाइंदे बने 2 बार, फिर आप पार्टी से चुनकर विधानसभा में गए और आज स्पीकर के पद पर हैं, जिस पर पूरा सफेदों भी गौरवान्वित है। आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जब ट्रेन में हत्या हुई, अखबारों में बहुत कुछ आया, मैं 17 साल का था, मैंने पढ़ा, और सफेदों में जहाँ तक मुझे याद है, नहर है, इसके किनारे शाम को शाखा लगा करती थी, बच्चे उसमें जाते थे। तो बड़े बुजुर्ग यहाँ के होंगे तो उनको ध्यान होगा, तो थोड़ा बहुत आना जाना रहता था। लेकिन दीनदयाल जी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उसकी टैची में एक धोती 100 रुपये और तोलिया मिला और कुछ। राजनीति के इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठता है। उनका अध्ययन किया मैंने सारा, पंक्ति में खड़े उनका अंत्योदय ग्रंथ है, उसको पढ़ लीजिए। अंत्योदय, एक लाइन में बोल रहा हूँ कि
पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकारों को योजनाएं बनानी चाहिए। लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, उसको मद्देनजर रखकर सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, चाहे जनसंघ रहा चाहे बीजेपी रहा। इसके लिए मैंने संघर्ष किया। 1993 में विधायक बना, मैं पूरा संघर्ष किया इसके लिए। 2 कारण थे जिनके कारण मेरा काम मिल गया। तो ये काम था कि योजनाएं जितनी भी बन रही थी, पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दो, यह योजना दिल्ली में चली। राजनीति में आना क्या आपका विषय था, या राजनीति में मैंने बताया मेरा इंटरेस्ट हो गया था। दीनदयाल जी को पढ़ करके कभी राजनीति में आए, अवसर मिले, तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार की योजनाएं बनवाई। सर मैं उसमें असफल हुआ, मेरे मतभेद हुए, और उसके बाद मौका मिला 2015 में, चुनाव हो गए, उसमें जीत के आ गए। अब हमें केजरीवाल जी जहाँ भी कहीं बैठते हैं उठते हैं, जो जो योजनाएं अंतिम व्यक्ति के लिए, लास्ट पर्सन, हम उन सबको फुली सेटिस्फाइड। SYL का मुद्दा हरियाणा के, खासकर दक्षिण हरियाणा के जो लोग हैं उनके लिए जीवन रेखा का कह लीजिए है। केजरीवाल जी कहते हैं कि जबकि हरियाणा का हक है वो पानी का, पंजाब में जाते हैं तो पंजाब ये मैं स्पीकर की सीमा को मत लाएंगे, व्यक्तिगत बात करें। ये स्पीकर की सीमा को राजनीति पे एक हमारा प्रोटोकॉल है, उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए सर, ये बताइए क्या बदलाव महसूस करते हो सफेदों में, पहले में और अब में? अब सफेदों बहुत गहरा हो गया है। पहले मंडी थी, मंडी के ऊपर रहते थे, बहुत लिमिटेड लोग रहते थे, 4 मंडी के गेट होते थे, और आपस में शाम के समय एक कुआं होता था बड़ा सा, मुझे अच्छी तरह याद है, आपकी दुकान के सामने क्या कबड्डी खेला करते थे, पिट्ठू खेला करते थे, वो वातावरण अब नहीं। और फिर खेलने के बाद खूब धूल मिट्टी में हो गए तो कुएं पे खड़े होकर शाम को नहा ली, ये बात ही नहीं, वो वातावरण अब नहीं है। अब जहाँ शहरीकरण हुआ है, सफेदों में भी शहरीकरण हुआ है और आबादी भी बढ़ी है, और यहाँ कॉलेज भी बन गए हैं। उस वक्त एक स्कूल होता था खाली सफेदों शहर का, जिसमें मैं पढ़ा हूँ, बाग में बैठते थे। मुझे आज तक याद है, आंधी आई और एक पेड़ गिर गया था मेरे सामने, मंडी का हमारा एक बच्चा, वो मेरे से क्लास पीछे था, पेड़ के नीचे दब के मर गया था, पेड़ के नीचे दब के मर गया था। वो दृश्य आज तक याद है, सफेदों का लड़का। चलिए, क्या संदेश आज आप आए हो सफेदों के लोगों को, क्या कहना चाहोगे? मानवता के लिए आगे बढ़े, मानवता सबसे बड़ी चीज है। हमने ये कहा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म से अर्थ ये नहीं है कि जैन धर्म, हिंदू धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म। धर्म से अर्थ ये है कि 8 जो धर्म के वो सिद्धांत बताए गए हैं, मैं उनकी सीमा में रहकर काम करूँगा। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उससे विमुख हो गए, हम उससे पीछे हट गए। जी ठीक है।